कांग्रेस इस तरफ आप देख रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, आप तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जड़ में पकड़े हैं। कांग्रेस व्हाई इट इज श्रिंकिंग एकदम एकदम एकदम। आपका सवाल सही है पर ये नहीं, आपसे पूछ रहे मैंने। मुझे क्यों पूछते हो? नहीं आप मैं बीजेपी का पूछो ना मुझे। बीजेपी का पूछ रहा, बीजेपी का पूछ रहे। हाँ बीजेपी का पूछ रहे। बीजेपी का स्थान क्या है तो 2024 में बीजेपी का स्थान क्या होगा? देखिए कांग्रेस को ईद आपसे महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और आने वाले समय में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बीजेपी में काफ़ी ताकतें आई हैं, उसका फायदा ही होगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, फडणवीस जी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर पवार जी आए हैं, अजीत पवार आए हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी साइडलाइंड है? नहीं जी, बीजेपी मेन लाइन है। ये सब बीजेपी के नेतृत्व में हुआ है, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन ताकत बड़ी है। जब देवेंद्र फडणवीस जी चेहरा थे तो कार्यकर्ता पूछते हैं उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। देखिए पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। गडकरी जी, पार्टी के हित में अनेक बार अनेक निर्णय होते हैं और कभी कभी उसमें थोड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है अच्छे कार्यकर्ताओं को। एक सवाल सर, ये बहुत सीरियस बहस अभी चल रही है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर है, ज़मीन से जुड़े नेता हैं। आप जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में तब से आपको देख रहा हूँ, क्या आप इस बात के हक में हैं कि वक्त से, समय से पहले चुनाव होने चाहिए? देखिए पहली बात तो ऐसी है कि चुनाव कब करना कब नहीं करना ये निर्णय जो होता है ये सरकार के हाईएस्ट लेवल पे होता है और उस सरकार के हाईएस्ट लेवल आप हैं, आप बहुत सीनियर लीडर हैं। मैं कैबिनेट का पार्ट हूँ और ऐसे कोई भी निर्णय पर प्रतिक्रिया देना व्यक्तिगत रूप से मेरा मत नहीं होता, बिकॉज आई एम ए पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द कैबिनेट। मैं एक 20 सेकंड में इसको ऐड करके बस एक चीज पूछूंगा। मैं ये सोचता हूं और बहुत सालों से इस पर लिख रहा हूं, शोध कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं कि जब एक चुनी हुई सरकार, और आपकी तो बहुमत में आई है 2 बार, 5 साल के लिए आए जनता की सेवा करने के लिए, अभी आपने इतने बड़े बड़े एजेंडे जो आप पूरा करना चाहते हैं बताए, तो क्यों आप ऐसी स्थिति में आए कि आपकी सरकार 4.5 साल की हो जाए, 3 साल की हो जाए, 3.5 साल, 5 साल बहुमत मिला है, 5 साल जनता की सेवा करिए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर चुनाव अर्ली हो जाते हैं तो आप उस जनता के साथ इंसाफ नहीं कर रहे? आपको किसने कहा कि अर्ली चुनाव हो रहे हैं? नहीं, अगर हो जाए आपके अगर मगर की बात करने में कोई मतलब नहीं होता। पहली बात तो ऐसी है कि आपका क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, मैंने वो आज का ऐसी वस्तुस्थिति नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और कोई प्रस्ताव भी नहीं है, क्लैरिटी लेना चाहूंगा गडकरी जी। हाँ एग्जैक्टली, वन नेशन वन पोल डर से ये पूछ रहे हैं। तो आधार तो वही है, वन नेशन। अभी तक आप सब जो चर्चा कर रहे हैं, आप जैसे चिंतक, विचारक और विद्वान लोग अलग अलग विषयों पर अलग अलग चर्चाएं करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, आपका ये काम भी है। आप क्वालिटेटिव मार्गदर्शन भी हमको करते हैं, पर हमारे पास तो अभी ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद कही है वन नेशन इलेक्शन की बात, इस पर प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात आप जो कह रहे नहीं कही है। लेकिन क्या आप सहमत है वन नेशन वन इलेक्शन से? नहीं, मेरा व्यक्तिगत मत नहीं होता। मैं कैबिनेट का पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द कैबिनेट हूँ और लोकतंत्र में जब मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा हूँ तो ऐसे कोई विषय पर जिस पे पार्टी सरकार निर्णय करती है उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित भी नहीं होता और मैंने करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें तो कमेटी गठित हो गई है, रामनाथ कोविंद जी उसके हेड हैं, उनका रिपोर्ट आएगा। ठीक है। आप अध्ययन राहुल जी, ठीक। गडकरी जी, मेरे पास 2-3 सवाल हैं बहुत। एक तो आम लोगों से जुड़े हुए 2 सवाल हैं, लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, उसमें एक व्यक्ति है जिनको लेकर बड़ा असमंजस बना रहता है और वो नाम है शरद पवार का। वो किसके साथ है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा, मराठा आरक्षण को लेकर के आपका टेक क्या है? देखिए आरक्षण का विषय तो जो है, जो अभी महाराष्ट्र सरकार टैकल कर रही है, स्वाभाविक रूप से देश में अनेक प्रांतों में कभी कभी विवादों के विषय बनते हैं। सबको साथ लेकर मार्ग निकालने की कोशिश वहाँ मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसमें से निश्चित रूप से कोई ना कोई मार्ग वो निकालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक शरद पवार की बात है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ यूपीए में है, यानी उनकी जो अलायंस है उसमें है। अब शरद पवार की राजनीति क्या होगी, कैसी होगी, वो बहुत बुजुर्ग, मैच्योर्ड, अनुभवी नेता है। जैसे आज आपने मुझे बुलाया, अगली बार उनको भी बुलाइए, उनसे भी चर्चा करिए और समझ लीजिए
उनके मन की बात मैं कैसे बता पाऊंगा? हाँ, मेरी बात जो होगी वो शायद कर पाऊंगा। देखिए, अब इसमें तो मेरा अगला सवाल गौन है, लेकिन फिर भी पूछूंगा आपसे कि कहा यह जाता है कि वो हैं विपक्ष में लेकिन हैं आपके साथ। आपको ज्यादा जानकारी होगी, मुझे तो नहीं। ठीक है। अब नितिन जी, मेरा एक सवाल नितिन जी, 3 लोगों का नाम आता है, नितिन गडकरी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में। क्या आप खुद को भारत के भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं? आप कहेंगे नहीं देखता, लेकिन क्या जो आपके समर्थक हैं, पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अगर आपको जिम्मेदारी देती है तो क्या आप स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं राजनीति में पद हासिल करने के लिए नहीं आया हूँ। अब तो पद में तो है ना अभी आप। देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं जयप्रकाश जी के आह्वान पर जब स्टूडेंट था तब इमरजेंसी के खिलाफ मैं राजनीति में आया हूँ। माय कन्विक्शन जो है वो मेरा लाइफ कन्विक्शन है, वो मेरी आइडियोलॉजी है। प्रधानमंत्री बनना नहीं बनना, आपको तो मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो दिल्ली में आया, तो मुझे दिल्ली अभी भी मालूम नहीं है, दिल्ली के रोड मालूम नहीं, कोई कैसे कहाँ से जाना मालूम नहीं। मुझे पहली बार आया तो मेरे पास कोट ही नहीं था। मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनको याद होगा, तो रविशंकर प्रसाद ने, मैं तब मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, अभी 50-45 किलो कम हुआ है, तो मुझे हाफ शर्ट में और एक हाफ स्वेटर पहना हुआ था और ठंड बहुत थी, तो सुबह मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। तो फिर उनने कहा, तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो मेरे जैसा मोटा था, उसका कोट निकाल कर मैंने पहन लिया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं कभी ना अध्यक्ष बनने की मैंने इच्छा रखी, ना मैं कभी कोई बात करियर की। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा अगर अभी आपकी ना हो, आपके समर्थकों की हो, देश की जनता अगर चाहती हो आप प्रधानमंत्री बने। पहली बात तो ऐसा है कि मैं इस रेस में नहीं हूँ, मुझे बनना भी नहीं है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है, मेरा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं दिल्ली में, आप नाराज़ मत होइए, मैं बहुत सेवा के काम करता हूँ। मैं हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, हार्ट के ऑपरेशन, एग्रीकल्चर में, वाटर कंजर्वेशन में, अब मैं जो प्रोजेक्ट चलाता हूँ उसका टर्नओवर 2,000-2,500 करोड़ है। मैंने 18,000 लोगों को रोजगार दिया। पर दिल्ली की पत्रकारिता में कोई ऐसा कर सकता है ये विश्वास ही नहीं होता, उनको लगता है ये बिजनेस कर रहे करके तो ये पहली बात तो ऐसा है कि मैं 80% समाजकारण करता हूँ और फिर 20% पार्टी के कन्विक्शन के आधार पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में काम करता हूँ। फिर भी आपको लगता है इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं और घोड़े घास नहीं खा रहे हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के जाहिर सभा में है, उसके पहले मैंने क्या कहा और बाद में मैंने क्या कहा, मैं एक बार वो बयान सुनाना चाहूंगा। स्टूडियो में जरा वॉल्यूम अप करेगा, सुनाइए वो बयान गडकरी जी का। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वो कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। एक सवाल, एक अभिज्ञान जी, एक सेकंड। अभी तक जो आपकी राजनीति रही है वो हम सब देखते रहे, लेकिन अब एक व्यक्तिगत टिप्पणी की राजनीति होने लगी है, क्या आप भी उसमें फंस गए हैं? नहीं जी, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने एक शायर की बात बताई और आगे ये कहा कि मैं तो शायर आपको याद क्यों आया? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को गधा नहीं बोल रहा हूँ, ये भी खुलासा किया। अब समझने वाले को इशारा काफी होता है।